हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं साइंस एंड टेक कवर कर रही हूँ और साइंस एंड टेक में हमने बायोटेक्नोलॉजी तक ख़त्म कर लिया। पहले हमने बेसिक पढ़ा, देन हमने बायोटेक्नोलॉजी को कवर किया एंड देन अब हम हेल्थ एंड डिजीज़ को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा है प्रीवियस वीडियोज़ आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। ठीक है, अब समझते हैं सिंपल डेफिनेशन क्या है। WHO के द्वारा डेफिनेशन है कि हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग होना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं कि कोई डिजीज़ नहीं है, बल्कि मेंटली, फिजिकली और सोशली वेलबींग होना चाहिए। अब डायमेंशन ऑफ हेल्थ क्या है कि फिजिकल वेलबींग हो, मेंटल वेलबींग, सोशल वेलबींग, इमोशनल वेलबींग, स्पिरिचुअल वेलबींग। ठीक है, मतलब आपके पास इनर पीस, पर्पस ऑफ लाइफ भी होना चाहिए। इमोशनल वेलबींग का मतलब पॉजिटिव फीलिंग और रेजिलियंस। सोशल वेलबींग का मतलब कि हेल्दी रिलेशनशिप और सोशल हार्मनी आपके आसपास होनी चाहिए। मेंटल वेलबींग का मतलब इमोशनली आप स्टेबल हैं, स्ट्रेस फ्री हैं, या स्ट्रेस फ्री भी नहीं तो आप स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस आपके बाहर है। ठीक है, देन फिजिकल वेलबींग मतलब प्रॉपर आपका बॉडी फंक्शन करना चाहिए। ठीक है, तो अब बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। पैथोजेंस क्या है? तो पैथोजेंस का मतलब है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज कॉज करता है प्लांट में या एनिमल में। ठीक है, और मोस्ट आर पैरासाइट्स दैट हार्म दियर होस्ट। और ज़्यादातर हमें देखने के लिए मिलता है जो पैरासाइट्स होते हैं वो हार्म करते हैं होस्ट को। अब होस्ट क्या है? होस्ट कोई भी ऑर्गेनिज्म है जो कि प्रोवाइड करता है शेल्टर, फूड और लिविंग इन्वायरमेंट फॉर अ पैरासाइट और अनदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो होस्ट क्या है कि बेसिकली जिसके बॉडी में जाकर के जो भी पैरासाइट है या पैथोजन है जाकर रहता है, शेल्टर, फूड और लिविंग इन्वायरमेंट उसको मिलता है, वही होस्ट है। ठीक है, तो पैथोजन क्या हो गया? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज को कॉज करे, सिंपल वो पैथोजन है। अब देखते हैं क्या क्या कैटेगरीज है। बैक्टीरिया हो सकता है। ठीक है, बैक्टीरिया क्या है? हमने ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये। और ये क्या प्रोड्यूस करेगा? टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा और स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स होगा। मतलब अगर आपके बॉडी में टॉक्सिन जाएगा तो आपका इम्यूनिटी क्या करेगा? रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, सो और जो इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, इसके वजह से क्या हो सकता है? आपका स्ट्रीप थ्रोट हो सकता है। तो बेसिकली बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। प्रो याद रखना, यूकैरियोटिक नहीं है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, और ये बॉडी के अंदर जाएगा, ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा और इसकी वजह से फिर क्या होगा? स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, बॉडी से। अब समझते हैं वायरसेस। वायरस क्या है? तो वायरस है ऑब्लिगेट इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट। ऑब्लिगेट इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट कहने का मतलब है कि कैन नॉट रिप्रोड्यूस आउटसाइड देयर होस्ट सेल, कि ये होस्ट सेल से बाहर इनएक्टिवेट होता है, ये होस्ट सेल के बाहर प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। ठीक है, मतलब क्या है? दैट द पैरासाइट्स रिप्रोडक्शन इज इंटायरली रिलायंट ऑन इंट्रासेल्यूलर रिसोर्सेज, मतलब वो होस्ट सेल पे प्रॉपरली डिपेंडेंट होगा। ठीक है, और जितना भी वायरसेस है ये क्या है? ऑब्लिगेटली इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट है। याद रखना है क्या है वायरसेस? ऑब्लिगेटली इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट है। ठीक है, मतलब है कि ये बाहर अगर है तो ये कुछ नहीं कर सकता। जब ये होस्ट सेल के अंदर जाएगा, होस्ट सेल के मशीनरी को यूज़ करके, फंक्शनिंग को यूज़ करके, तब ये जाकर के प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये होस्ट सेल के अंदर ही जाकर रेप्लिकेट होगा, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक है, ये सब कुछ हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। ये क्या क्रिएट करता है? सीजनल फ्लू। देन प्रोटोजोअन्स के बारे में देख लेते हैं। प्रोटोजोअन्स क्या है? यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स। तो आपने बैक्टीरिया के बारे में याद रखना है कि बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, और वायरसेस क्या है? ऑब्लिगेट इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट है। एंड देन जो प्रोटोजोआ है ये क्या है? यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट है। ये फ्री लिविंग और पैरासाइटिक है। जैसे कि एग्जाम्पल हम देख सकते हैं प्लाज्मोडियम, मलेरिया। ठीक है, मॉस्किटो बॉर्न, और ये द डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो। ठीक है, तो इसको मलेरिया को कौन ट्रांसमिट करेगा? तो मॉस्किटो। देन हेलमिंथ्स। ठीक है, हेलमिंथ्स क्या है? मल्टी सेल्यूलर पैरासाइटिक वॉर्म है ये, और इसको नेकेड आई से देखा जा सकता है। ये होस्ट के बॉडी के अंदर रहता है, जैसे कि टेप वॉर्म कहाँ रहता है? इंटेस्टाइन में। देन फंगी, ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, फंगी क्या है?
कैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ये एब्जॉर्ब करता है ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। और फंगी डू नॉट मेक देयर ऑन फूड, कि फंगी अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं, ये सेक्रीट करते हैं एंजाइम आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर ये एंजाइम को सेक्रीट करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करते हैं और जो न्यूट्रिएंट्स होता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है एब्जॉर्प्टिक हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ये हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, ये एब्जॉर्प्टिक हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ये करते हैं, ठीक है। तो हमने देखा ये क्या है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है, ये एब्जॉर्ब करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को और ये अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं, ये हेटेरोट्रॉफ होते हैं, ये बॉडी के बाहर एंजाइम सिक्रीट करते हैं, फिर जो ऑर्गेनिक मैटर है इसको ब्रेक डाउन करते हैं, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे मशरूम ग्रोइंग ऑन डेड वुड, ठीक है, मशरूम डेड वुड पे ग्रो कर रहा है, ब्रेड मोल्ड ऑन फूड, ठीक है। तो ये कुछ हम देखने के लिए एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि फूड में अगर आप देखेंगे कुछ दिनों तक अगर आप फूड को बाहर छोड़ दें तो आपको ब्रेड मोल्ड वहाँ पे देखने मिलेगा सफ़ेद सफ़ेद टाइप से, तो ये क्या है, फंगी है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस, ठीक है। फंगी को क्यों कहा जाता है अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस, क्योंकि इन्फेक्शन तभी होता है जब बॉडी इम्यूनिटी वीक है, ठीक है। अगर किसी का इम्यूनिटी वीक है तो उसको जाकर के ये ज़्यादा इन्फेक्ट करेगा, नॉर्मली जब बॉडी का बैलेंस डिस्टर्ब रहेगा तब अफेक्ट करेगा, तो हम कहेंगे इसको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, के जैसे ही मौका मिला ये इन्फेक्ट कर दिया, ठीक है। तो फंगी यूजुअली क्या होता है अगर हम देखें तो हार्मलेसली ये बॉडी इन्वायरमेंट में रहता है और ये डिजीज़ तभी कॉज करेगा जब इसको मौका मिल रहा है। मौका कब मिल रहा है, इम्यूनिटी वीक है तो ठीक है भाई अटैक करो, ये ऐसा करता है। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो कैंडिडा क्या है, फंगी है, फंगल इन्फेक्शन क्रिएट करता है। देन एंटीजन एंड एंटीबॉडी, इस पे क्वेश्चन आ चुका है। तो एंटीजन का क्या मतलब होता है, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस जो कि ट्रिगर करता है इम्यून रिस्पॉन्स को, ठीक है। यूजुअली पार्ट्स ऑफ पैथोजेंस की क्या हुआ, एंटीजन क्या हुआ कि कोई भी फॉरेन सब्सटेंस बॉडी के अंदर गया और इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर किया, तो वो है एंटीजन, मतलब कोई भी पैथोजन, ठीक है। फॉरेन सब्सटेंस का क्या मतलब है कि फॉरेन कहने का मतलब कि ये नॉर्मली हमारे बॉडी में प्रेजेंट नहीं है, ये बाहर से आ रहा है, इसीलिए ये फॉरेन, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, टॉक्सिन्स, पॉलन, ये सब नहीं है हमारे बॉडी में, लेकिन ये आ रहा है तो ये फॉरेन सब्सटेंस है। फिर जैसे ही ये फॉरेन कोई भी चीज़ आएगा तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, रिकॉग्नाइज कर लेता है, ठीक है, आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये नॉन सेल्फ है, मतलब भाई ये मेरा सेल तो है नहीं, ठीक है, ये हमारे बॉडी का तो नहीं है, ये बाहर से आया है, ठीक है। तो इसीलिए ट्रिगर होता है इम्यून रिस्पॉन्स, तब बॉडी प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज़ को, ठीक है। एंटीजन आया, ठीक है, तो फॉरेन सब्सटेंस एंटर किया, बॉडी प्रोड्यूस करेगा एंटीबॉडीज़ और एक्टिवेट्स इम्यून सेल्स, और जो टी सेल्स है, इम्यून सेल्स है बॉडी में, उसको एक्टिवेट करेगा। और अब समझते हैं कि एंटीबॉडी क्या है, ठीक है, हमने देख लिया एंटीजन क्या है। अब एंटीबॉडी क्या है, स्पेशल प्रोटीन्स है जिसको कि बी सेल प्रोड्यूस करता है। जब कोई भी एंटीजन आएगा तो बी सेल क्या प्रोड्यूस करेगा, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा, और जो पैथोजन आएगा उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। इसीलिए जो है काफ़ी टाइम ऐसा नहीं है कि जब हम बीमार पड़ते हैं, ठीक है, तो ये पैथोजन एंटर किया और हम बीमार पड़ गए। हो सकता है कितनी ही बार हम बीमार पड़ने से इसलिए बच जाते हैं क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है फाइट कर लेता है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके वो पैथोजन को मार देता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा इम्यूनिटी या तो वीक है, अभी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहा, या वो पैथोजन ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए फिर हमारा जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता है। तो सिग्निफिकेंस अगर हम देखें तो बेसिस ऑफ एडेप्टिव इम्यूनिटी का ये बेसिस है। एंटीबॉडी का यूज़ वैक्सीनेशन में, डिजीज़ के डायग्नोसिस में, इम्यूनोथेरेपी में किया जाता है, ठीक है। तो बेसिक डिफरेंस अगर देखें एंटीजन एंड एंटीबॉडी का ऑलरेडी हम समझ चुके हैं, आई गेस, ठीक है। तो एंटीजन को हम क्या कहते हैं, इम्यूनोजेंस कहते हैं। मॉलिक्यूलर टाइप देखें तो एंटीजन किस किस चीज़ से मिलकर बना हो सकता है ये लिपिड्स है, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट है या न्यूक्लिक एसिड है। इफेक्ट अगर देखें तो एलर्जिक रिएक्शन बॉडी में कॉज करता है, डिजीज़ कॉज करता है, ठीक है। तो और इसका स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट होता है, ईपीटोप्स होता है।
एंटीजेंस में क्या होता है, ईपीटोप्स होता है, स्पेसिफिक रीजन ऑन एंटीजन सरफेस। तो एंटीजन के सरफेस पे क्या होता है, एक स्पेसिफिक रीजन होता है और ये ओरिजिनेट करता है आउटसाइड द बॉडी। कहाँ ओरिजिनेट करता है, आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। देन एंटीबॉडी, इसको हम कहते हैं, जैसे इसको इम्यूनोजेंस कह रहे हैं, इसको इम्यूनोग्लोबुलिन्स कह रहे हैं, याद रखना है। एंटीबॉडी को क्या कह रहे हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इसका मॉलिक्यूलर टाइप क्या है, ये प्रोटीन है बेसिकली, ठीक है। एंटीजन कुछ भी हो सकता है इनमें से, लेकिन ये प्रोटीन है और ये प्रोटेक्ट करता है बॉडी को एंटीजन के अगेंस्ट। स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट अगर देखें तो पैराटोप्स होता है, जैसे इसका स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट ईपीटोप्स है, ठीक है, और इसका पैराटोप्स है। वेरिएबल रीजन ऑन एंटीबॉडीज में ये वेरिएबल रीजन होता है। देन ओरिजिनेट विद इन द बॉडी, और जो एंटीबॉडी है ये बॉडी के विद इन ही ओरिजिनेट होता है और बी सेल इसको प्रोड्यूस करता है, ठीक है। समझ गए आप कि एंटीजन क्या है, ओरिजिनेट होता है आउटसाइड द बॉडी और एंटीबॉडी ओरिजिनेट होता है विद इन द बॉडी, ठीक है। तो अब समझते हैं इसको, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहते हैं। एंटीजन क्या है, मॉलिक्यूल्स दैट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय एंटीबॉडीज। जैसे ही एंटीजन एंटर करेगा एंटीबॉडी उसको पहचानेगा। अब ईपीटोप क्या है, हमने देखा कि स्पेसिफिक रीजन है एंटीजन का, दैट इज बाउंड बाय एन एंटीबॉडी, जिसको एंटीबॉडी बाउंड करेगा। और पैराटोप क्या है, एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑफ एन एंटीबॉडी। ये पैराटोप है, ये एंटीजन का क्या है, ये बाइंड करेगा ईपीटोप को, ठीक है। स्पेसिफिक जो एंटीजन का स्पेसिफिक रीजन है उसको ये बाइंड करेगा। पैराटोप क्या है, एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑफ एन एंटीबॉडी, ये हम समझ गए। तो अब बाइंडिंग होगा, जो ईपीटोप है एंड पैराटोप इंटरेक्ट करेगा स्पेसिफिकली। ये जो है, ये जैसे कि बॉडी में कुछ एंटीजन एंटर किया, ये एंटीजन का ईपीटोप वाला पार्ट है, फिर ये इंटरेक्ट करेगा जो पैराटोप वाला पार्ट होता है एंटीबॉडी का, उसके साथ, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है इम्यून रिस्पॉन्स होगा। तो अब समझते हैं इम्यूनिटी क्या है। इम्यूनिटी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है अगेंस्ट इन्फेक्शन। जैसे ही इन्फेक्शन आएगा इम्यूनिटी स्टार्ट हो जाएगा एक फोर्स की तरह, ठीक है। देन प्रोटेक्ट्स अगेन फॉरेन एंटीजन, जो भी फॉरेन एंटीजन आएगा उसके अगेंस्ट हमें बचाएगा। तो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। ह्यूमोरल इम्यूनिटी इसको पूछा जा चुका है। तो एक्टिवेटेड बाय बी लिम्फोसाइट, इसको एक्टिवेट कौन करता है, बी लिम्फोसाइट के द्वारा एक्टिवेट होता है, ये प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज फिर न्यूट्रलाइज करता है पैथोजेंस और उसके टॉक्सिन को, और ये काम करता है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन के साथ मिलकर ताकि डिस्ट्रॉय कर सके माइक्रोब्स को, ठीक है। देन सेल मेडिएटेड सेल्यूलर इम्यूनिटी, ठीक है। यहाँ पे टी लिम्फोसाइट इन्वॉल्व होता है, यहाँ जैसे हमने देखा कि बी लिम्फोसाइट, तो यहाँ टी लिम्फोसाइट इन्वॉल्व होता है और ये डायरेक्टली जो इन्फेक्टेड सेल है ना उसको पकड़ के क्या करता है, मारता है, ये डायरेक्टली किल कर देता है, ठीक है। ये रेगुलेट करता है इम्यून रिस्पॉन्स यूजिंग साइटोकाइन्स का यूज करके इम्यून रिस्पॉन्स को रेगुलेट करता है। अब हम देखते हैं बेस्ड ऑन ऑरिजिन के बेस पे अगर हम देखें तो एक होता है इनेट इम्यूनिटी, दूसरा होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम एडेप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं, ठीक है। इनेट इम्यूनिटी क्या है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, मतलब इमीडिएट रिस्पॉन्स। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मीन्स इमीडिएट रिस्पॉन्स। ये जो है बर्थ के टाइम से ही प्रेजेंट होता है, इसमें कोई मेमोरी नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि अगर रिफ्लेक्सेस भी कुछ हैं, जैसे कफ एंड स्नीज की, अगर आपके नाक के अंदर कुछ आया तो क्या करेंगे आप, छींकेंगे। तो यहाँ इनेट इम्यूनिटी का मतलब है कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और इमीडिएट रिस्पॉन्स देगा। ये बर्थ से ही आपके अंदर है, इसके अंदर कोई मेमोरी नहीं है और कोई स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है इसमें, नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म है ये, और ये इमीडिएटली एक्ट करेगा पैथोजेंस के अगेंस्ट, ठीक है। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रायर एक्सपोजर ज़रूरी है कि आपको पता हो कि ये पैथोजेंस है, ये इमीडिएटली पैथोजेंस को पहचानेगा और रिएक्ट करेगा। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, फिजिकल बैरियर्स, ठीक है, जो कि पैथोजन के एंट्री को ही रोक देता है। जैसे हमारे पास स्किन है, म्यूकस है, सीलिया है। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स मतलब केमिकल बैरियर्स, ठीक है, जो कि पैथोजन को केमिकली मारता है। जैसे स्टमक में एसिड है, HCl, देन सलाइवा और टीयर्स है जिसमें कि लाइसोजाइम होता है। देन सेल्यूलर बैरियर्स जैसे कि वाइट ब्लड सेल्स, बी सेल्स और टी सेल्स, ठीक है। देन साइटोकाइनेज या इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स,
कि ये सिग्नल है कि इन्फेक्शन को फाइट करना है, ठीक है। अब आपके बॉडी में क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा। देन इंटरफेरोन्स, ये इनहिबिट करता है वायरस के मल्टीप्लिकेशन को। तो बॉडी में हमारे काफ़ी टाइप के जो है इम्यूनिटी है जो कि डे टू डे बेसिस पे हर वक्त फाइट करता रहता है। कोई भी जो वायरस बैक्टीरिया आपके बॉडी के अंदर आ रहा है उससे लड़ रहा होता है, ठीक है। देन एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक तो हमने देखा कि हमारे पास पहले से ही है, दैट इज इनेट, कि आपके पास है वो। देन एक्वायर्ड एडेप्टिव, कि या तो सीखा हुआ है एडेप्टिव या एक्वायर्ड, ठीक है। तो ये आपके अंदर कैसे आएगा, डेवलप्स आफ्टर एक्सपोजर टू इन्फेक्शन या वैक्सीन। या तो आप एक बार उस जो है आपके अंदर वो इन्फेक्शन हो गया, आपका इम्यून सिस्टम समझ गया कि ठीक है ये इन्फेक्शन है, प्रायर एक्सपोजर हो गया, या तो वैक्सीन के थ्रू दिया गया, ठीक है। ये स्पेसिफिक होता है क्योंकि ये इसमें हमने देखा कि ये नॉन स्पेसिफिक है, ठीक है, इननेट। बट एक्वायर्ड क्या है, स्पेसिफिक है और लॉन्ग लास्टिंग है। स्लो रिस्पॉन्स बट हैज़ मेमोरी, तो इसका स्लो रिस्पॉन्स है लेकिन इसके पास मेमोरी है, ठीक है। इन्वॉल्व्स एंटीबॉडीज, इसमें एंटीबॉडीज इम्यूनोग्लोबुलिन्स इन्वॉल्व होता है। ये एक्टिव और पैसिव, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो एक्टिव भी हो सकता है, पैसिव भी हो सकता है, ठीक है। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी फिर डिवाइड होगा ह्यूमरल इम्यूनिटी यानी बी सेल में एंटीबॉडीज, देन सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी या टी सेल में जो कि अटैक करता है इन्फेक्टेड सेल्स को, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब इम्यूनिटी यू डेवलप ड्यूरिंग योर लाइफ, इसमें एक्वायर्ड में भी एक्टिव हो जाएगा और पैसिव हो जाएगा। एक्टिव का मतलब है इम्यूनिटी यू डेवलप आफ्टर बीइंग एक्सपोज टू एन इन्फेक्शन और फ्रॉम गेटिंग अ वैक्सीन, ठीक है। तो एक्टिव का भी मतलब क्या हो गया कि या तो आपने कैसे इससे सीखा, कैसे आपको पता चला इसके बारे में, तो या तो आपको वैक्सीन मिला या तो इन्फेक्शन आपको हो चुका है। और पैसिव का मतलब होता है इम्यूनिटी यू एक्वायर फ्रॉम समवन और समथिंग एल्स, कि आपको दूसरे से मिला, ठीक है। तो एक्टिव भी अब नेचुरल हो सकता है और आर्टिफिशियल हो सकता है, और जो पैसिव इम्यूनिटी है ये भी नेचुरल हो सकता है और आर्टिफिशियल हो सकता है। तो जो नेचुरल है इसमें है ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी में हम नेचुरल देख लेते हैं कि एंटीबॉडीज मेड आफ्टर एक्सपोजर टू इन्फेक्शन, ठीक है। तो ये नेचुरल हो गया कि इन्फेक्शन हुआ ना, आपको नेचुरली कुछ हुआ, ऐसा नहीं है कि आपके अंदर डाला गया कुछ एंड देन आपको पता चला, नहीं, आपको नेचुरली कोई इन्फेक्शन हुआ देन आपने सीखा, ठीक है, आपके इम्यूनिटी को पता चला कि ये क्या है, इन्फेक्शन है, देन वो जो भी एक्टिविटीज़ कर रहा है उसके बाद। देन आर्टिफिशियल क्या है कि एंटीबॉडीज़ कैसे बन रहा है आफ्टर गेटिंग अ वैक्सीनेशन, कि यहाँ वैक्सीनेशन मिला तो ये आर्टिफिशियली मिला ना, तो इसीलिए ये आर्टिफिशियल है। और नेचुरल है कि आपको कोई इन्फेक्शन से आपके अंदर एंटीबॉडीज़ बना, ठीक है। और पैसिव इम्यूनिटी में भी नेचुरल और आर्टिफिशियल होता है। तो नेचुरल में जो भी एंटीबॉडीज ट्रांसमिट होता है फ्रॉम मदर टू बेबी, ठीक है, मदर मिल्क से भी क्या मिल रहा है, कोलेस्ट्रम, मदर मिल्क से भी बच्चे को एंटीबॉडीज मिल रहा है, तो ये नेचुरल हो गया क्योंकि ये मदर टू बेबी गया ना, इसमें डाला नहीं गया, ये नेचुरल प्रोसेस है। देन आर्टिफिशियल होता है कि एंटीबॉडीज एक्वायर्ड फ्रॉम इम्यून सीरम मेडिसिन, ठीक है, मेडिसिन से अगर ये जो है पैसिवली दिया गया तो ये हो गया पैसिव इम्यूनिटी, और ये एक्टिव इम्यूनिटी एक्वायर्ड में हमने देखा, ठीक है। तो अब इसको अच्छे से समझ लेते हैं एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी को। तो डेवलप्स व्हेन द बॉडी प्रोड्यूसेस इट्स ओन एंटीबॉडीज़, तो हम एक्टिव इसलिए कह रहे हैं कि अब यहाँ पे क्या हुआ कि बॉडी खुद ब खुद एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस किया, लॉन्ग लास्टिंग होता है। एक्टिव में हमने ऑलरेडी देखा कि नेचुरल हो सकता है, देन आर्टिफिशियल हो सकता है। तो जो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी है ये नेचुरल इन्फेक्शन के बाद होगा। अगर आप सपोज किसी को चिकन पॉक्स हुआ, वो चिकन पॉक्स से रिकवरी हुआ, तो उसके अंदर नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी उस चीज़ के लिए, चिकन पॉक्स के लिए अब आ चुका है। देन आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, ये एक्वायर्ड थ्रू वैक्सीनेशन, की बाहर से वैक्सीनेशन दिया गया, वीकेंड या इनएक्टिवेटेड पैथोजन को पहले से इंट्रोड्यूस किया गया, जैसे कि कोविड-19 वैक्सीन, कि सारे लोगों को जो कोविड का वैक्सीन दिया गया तो क्या सब लोगों को कोविड था क्या, नहीं था, लेकिन उसके अंदर आर्टिफिशियली एक्टिव इम्यूनिटी डाला गया। क्यों डाला गया, ताकि जो है अगर कभी वो फ्यूचर में पैथोजन आए तो उस पैथोजन से वो लड़ करके और उसको कभी भी कोविड-19 ना हो पाए, ठीक है। देन पैसिव इम्यूनिटी में भी हम समझ चुके हैं कि पैसिव इम्यूनिटी क्या है कि रेडीमेड एंटीबॉडीज प्रोवाइड किया जा रहा है अनदर सोर्स से, ठीक है, बाहर से कहीं से हमें अनदर सोर्स से प्रोवाइड किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट अगर देखें तो बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़, तो यहाँ पे बॉडी खुद ब खुद एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। और जब इमीडिएट प्रोटेक्शन चाहिए होता है और
जब टेम्परेरी प्रोटेक्शन चाहिए होता है कि ठीक है टेम्परेरीली अभी इसी से प्रोटेक्शन चाहिए लेकिन इमीडिएटली चाहिए, तब पैसिव इम्यूनिटी दिया जाता है और इसमें कोई इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी भी इंक्लूड नहीं होता है। देन पैसिव में भी हमने देखा था कि एक नेचुरल पैसिव हो सकता है, आर्टिफिशियल पैसिव हो सकता है। तो नेचुरल पैसिव में क्या है कि यहाँ पे एंटीबॉडी नेचुरली ट्रांसफ़र किया जा रहा है मदर से चाइल्ड को, ठीक है, मदर से चाइल्ड को नेचुरली आ रहा है। देन एग्जाम्पल अगर देखें तो आईजीजी वाया प्लासेंटा, प्लासेंटा के थ्रू आईजीजी आया, आईजीए वाया मदर्स मिल्क, ठीक है, कोलेस्ट्रम, तो ये प्रोटेक्ट्स करता है न्यू बॉर्न को आफ्टर बर्थ। और आईजीजी वाया प्लासेंटा जो आता है ये प्रोटेक्ट करता है फीटस को बिफोर बर्थ। तो ये सब पहले से जो इम्यूनिटी मिल रहा है, तो ये पैसिव इम्यूनिटी डायरेक्टली कहाँ मदर से आ रहा है, नेचुरली आ रहा है, ठीक है, बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, इसीलिए हम इसको पैसिव कह रहे हैं, ठीक है। अगर बॉडी प्रोड्यूस करता तो एक्टिव हो जाता। तो ये हो गया नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। देन आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी का मतलब है कि यहाँ पे जो है आर्टिफिशियली एंटीबॉडीज़ दिया जा रहा है इमीडिएट प्रोटेक्शन के लिए, जैसे एंटी सीरम, ठीक है, अगर सांप के काटने के बाद दिया जा रहा है क्या स्नेक एंटी विनम, तो ये हो गया, ठीक है, कि आर्टिफिशियली पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड किया जा रहा है। हेपेटाइटिस का एंटी सीरम या कोविड प्लाज्मा थेरेपी, ये सब कुछ की एंटीबॉडीज़ जो है बाहर से पेशेंट के अंदर दिया जा रहा है, उसका बॉडी नहीं बना रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी एंड देन नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा और ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं हुआ होगा। तो ये कब दिया जाता है आर्टिफिशियल पैसिव, जब इमीडिएट प्रोटेक्शन ज़रूरी है, कि अब लग रहा है कि प्रोटेक्शन ज़रूरी है बॉडी को, और अगर एक्वायर्ड इम्यूनिटी है कि वो सीख करके और फिर रिस्पॉन्स देगा, तो उसमें टाइम लग सकता है, इसीलिए ये जो है पैसिव इम्यूनिटी दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बॉडी वेट नहीं कर सकता है कि वो एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करे। अगर उसके लिए वेट किया जाए तो हो सकता है इन्फेक्शन इतना ज़्यादा हो जाए और प्रॉब्लम हो जाए, इसीलिए जो है ये पैसिव इम्यूनिटी होता है। देन की सेल्स ऑफ इम्यूनिटी, कौन कौन सा सेल इम्यूनिटी में इंपॉर्टेंट है समझते हैं। बी सेल्स होता है, टी सेल्स होता है, मैक्रोफेजेस होता है, नेचुरल किलर एनके सेल्स, डेंड्राइटिक सेल्स होता है। बी सेल्स हमने देखा कि जो प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज़, ये क्या है ह्यूमरल इम्यूनिटी। और टी सेल क्या करता है, ये इन्फेक्टेड सेल्स को मार देता है, तो ये सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है। देन मैक्रोफेजेस होते हैं, ये क्या करते हैं, पैथोजन को सीधा इनगल्फ कर लेते हैं, खा लेते हैं, ठीक है। देन नेचुरल किलर एनके सेल्स क्या होता है, ये डिस्ट्रॉय करते हैं वायरस और इन्फेक्टेड कैंसर सेल्स को। और डेंड्राइटिक सेल जो होता है ये प्रेजेंट एंटीजेंस टू टी सेल्स, ठीक है। तो ये सब कुछ टाइप के सेल्स होते हैं। अब हम बी सेल्स और टी सेल्स को डिटेल में पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन इसमें आता है, और क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक है और कुछ ना कुछ ही के वजह से न्यूज़ में रहता है। मे बी इस ईयर भी पूछा जाए, क्योंकि इस तरीके से ये न्यूज़ में कंटिन्यू रहता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं बी सेल्स और टी सेल्स क्या है। ये लिम्फोसाइट्स है। अब लिम्फोसाइट्स क्या है, ये वाइट ब्लड सेल्स जो कि ब्लड में होता है, तो वाइट ब्लड सेल्स का ये टाइप होता है, ठीक है। और ये एक पार्ट है एडेप्टिव मतलब एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम का, ठीक है, एडेप्टिव या एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम का। देन इसमें होता क्या है, स्पेसिफिक पैथोजेंस को ये पहचानते हैं, प्रोवाइड करते हैं स्पेसिफिक इम्यूनिटी और इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी बनता है, ठीक है। और ये एक्ट कब करते हैं, जब पैथोजन एंटर करेगा, ठीक है। और ये इमीडिएट नहीं होता है इन्नेट इम्यूनिटी की तरह। जैसे इन्नेट इम्यूनिटी में क्या है कि ठीक है उसको पता चल गया कोई भी पैथोजन एंटर किया, ठीक है, आपने तुरंत छींक दिया, आपके बॉडी में पहले तो वो एंटर ही नहीं कर पा रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये जो है इमीडिएट नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। देन बी सेल्स को डिटेल में अगर देखें, बी लिम्फोसाइट को ओरिजिन और मैच्योरेशन देखें तो ये बनता कहाँ है, बोन मैरो में, याद रखना है। मैच्योर कहाँ होता है, बोन मैरो में। तो आप याद रख सकते हैं बी सेल का दोनों चीज़ कहाँ बन रहा है, मैच्योर हो रहा है बोन मैरो में, ठीक है। मेमोरी ट्रिक आपका क्या है, बी से बोन मैरो। देन टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, ह्यूमरल इम्यूनिटी को हम क्या कहते हैं, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी भी कहते हैं। यहाँ पे मेन फंक्शन क्या कर रहा है, रिकग्नाइज कर रहा है एंटीजेंस को, प्रोड्यूस कर रहा है एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन्स, और एक्ट कर रहा है अगेंस्ट एक्स्ट्रा सेल्यूलर पैथोजेंस, जो भी आया उसके खिलाफ ये एक्ट कर रहा है। और एंटीबॉडीज़ कहाँ मिलता है, ब्लड और लिम्फ में पाया जाता है। तो अब समझते हैं बी सेल वर्क
कैसे करता है? सिंपल वही प्रोसेस है उसका कि जैसे पैथोजन आया, बी सेल को पता चला कि भाई ये तो एंटीजन है, ये फॉरेन पार्टिकल है, ये अपना तो है नहीं, देन बी सेल एक्टिवेट हो जाता है और ये डिवाइड हो जाता है प्लाज्मा सेल्स में और मेमोरी बी सेल्स में। प्लाज्मा सेल्स फिर प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडी, मेमोरी बी सेल्स प्रोवाइड करता है लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी, फिर एंटीबॉडीज उसको बाइंड करता है, ठीक है, एंटीबॉडीज बाइंड टू एंटीजेंस और फिर उसको न्यूट्रलाइज करता है। सो नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी एसोसिएटेड, ठीक है, किस किस तरीके का इम्यूनिटी इसके साथ एसोसिएटेड है। तो एक्टिव इम्यूनिटी जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, देन पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। एक्टिव इम्यूनिटी क्या है? या तो नेचुरल इन्फेक्शन से आएगा या वैक्सीनेशन से आएगा, ठीक है, जैसे कि इम्यूनिटी अगेंस्ट टेटनस या डिप्थेरिया थ्रू वैक्सीनेशन, की वैक्सीनेशन दे दिया गया तो अब जो है वैक्सीन मिलने के बाद क्या हो गया, इसके खिलाफ अब इम्यूनिटी बन चुका है। देन पैसिव इम्यूनिटी जो एंटीबॉडीज कहाँ से आएगा? मदर टू चाइल्ड आएगा, ठीक है, जैसे IgA इन ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है। पैसिव इम्यूनिटी का मतलब क्या हुआ कि एंटीबॉडीज रिसीव हो रहा है, ये प्रोड्यूस नहीं किया जा रहा है बॉडी के द्वारा, चाइल्ड के द्वारा। देन टी सेल्स देखते हैं, टी लिम्फोसाइट्स, ऑरिजिन और मैच्योरेशन इसका कहाँ होगा ये याद रखना, आपको भूलना नहीं है। ये प्रोड्यूस होगा बोन मैरो में, लेकिन मैच्योर होगा थाइमस ग्लैंड में, ठीक है, थाइमस ग्लैंड, ये याद रखना आपको। और ये कहाँ पे जो है मैच्योर होगा? थाइमस ग्लैंड में। मेमोरी ट्रिक क्या है आपका? टी से थाइमस, टी सेल्स थाइमस, याद रखना है। अब टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी अगर देखें तो ये सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है। देन मेन फंक्शन इसका क्या है कि ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं करता है, ये डायरेक्टली जो है क्या करता है, एक्ट करता है जो इन्फेक्टेड या एबनॉर्मल सेल होता है उसके ऊपर। ये मेनली टारगेट करता है जो इंट्रासेल्यूलर पैथोजेंस है, जैसे वायरस या कैंसर सेल या ट्रांसप्लांटेड टिश्यू कुछ है तो उसके ऊपर ये एक्ट करता है। अब टाइप्स अगर देखें टी सेल्स का तो एक होता है हेल्पर टी सेल्स, दूसरा होता है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, देन तीसरा होता है रेगुलेटरी टी सेल्स और चौथा होता है मेमोरी टी सेल्स। तो हेल्पर टी सेल्स क्या होता है? ये बी सेल को एक्टिवेट कर रहा है, नाम से पता चल रहा है ना कि हेल्पर टी सेल, तो मतलब ये किसी को हेल्प कर रहा होगा, CD4+ याद रखना है। तो ये एक्टिवेट कर रहा है बी सेल को, फिर रिलीज करता है ये साइटोकाइनेज और कोऑर्डिनेट करता है इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना HIV के केस में क्या होता है, HIV अटैक कर देता है ये CD4 टी सेल्स में, इसीलिए इम्यूनिटी क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाता है HIV के केस में। देन साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो है यहाँ क्या है, CD8+ सेल है, तो यहाँ पे ये क्या करता है, किल वायरस इन्फेक्टेड एंड कैंसर सेल्स। मतलब क्या है कि ऐसे वायरस को ये मार रहा है जो इन्फेक्टेड है या कैंसरस सेल अगर बॉडी में आता है तो कौन सा टी सेल एक्ट करेगा, तो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स इसमें ऐड करेगा। ये इंड्यूस करता है एपेप्टोसिस, ठीक है, सेल डेथ। एपेप्टोसिस का क्या मतलब है? सेल डेथ। तो एपोप्टोसिस क्या है? एक प्रोग्राम्ड और कंट्रोल्ड फॉर्म ऑफ सेल डेथ है जो कि इंड्यूस किया जाता है इम्यून सेल के द्वारा, ताकि जो भी इन्फेक्टेड और एबनॉर्मल सेल है उसको जो है मार दे विदाउट कॉजिंग इन्फ्लामेशन। एपोप्टोसिस का क्या मतलब हुआ? सिंपली प्लांट सुसाइड ऑफ ए सेल। तो ये कौन करेगा? साइटोटॉक्सिक टी सेल करेगा। देन एक रेगुलेटरी टी सेल्स होता है, ये कंट्रोल करता है जो एक्सेसिव इम्यून रिस्पॉन्स है उसको कंट्रोल करता है, ये प्रिवेंट करता है ऑटो इम्यून डिजीज को। देन मेमोरी टी सेल, ये प्रोवाइड करता है लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी, ये रिस्पॉन्ड करता है फास्टर ऑन री इन्फेक्शन। तो मेमोरी से ही आपको समझ में आ रहा है ना कि ये क्या कर रहा होगा, ये मेमोरी प्रोवाइड कर रहा है, ये लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है, और जैसे ही इन्फेक्शन दोबारा आया वो बोलेगा भाई इसको अटैक करो, ठीक है। ये मेमोरी टी सेल्स है। रेगुलेटरी टी सेल्स का हमने देखा कि अगर एक्सेसिव इम्यून रिस्पॉन्स हो रहा है ना तो उसको रोकेगा, अगर एक्सेसिव इम्यून रिस्पॉन्स को नहीं रोकेगा तो सेल फिर क्या करेगा, अपने ही जो है फिर टी सेल्स क्या करेगा, अपने ही सेल को डैमेज करने लगेगा, तो इससे ऑटो इम्यून डिजीज हो जाएगा, तो उसको ये रोकता है। तो एग्जाम्पल क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन। कोविड-19 में हमने देखा किस तरीके से एक्ट करता है। तो जो भी वायरल इन्फेक्शन आएगा तो टी सेल एक्टिवेट हो जाएगा। अब सिंपल हम जल्दी से देख लेते हैं क्या डिफरेंस है। तो बी सेल और टी सेल में अगर देखें तो अब प्रोड्यूस कहाँ होता है बी सेल? बोन मैरो में, टी सेल बोन मैरो में। देन मैच्योर कहाँ होता है? बी सेल बोन मैरो में, ये टी सेल थाइमस में। टाइप ऑफ इम्यूनिटी देखे तो ये ह्यूमेरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ये सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। एंटीबॉडी ये प्रोड्यूस करता है, यस बी सेल करता है। टी सेल एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करता है क्योंकि ये डायरेक्टली किल करता है, ठीक है। मेन टारगेट इसका एक्स्ट्रा सेल्यूलर पैथोजन होता है, ठीक है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर। अब ये बात आपको ध्यान रखना है। और टी सेल इंट्रा सेल्यूलर पैथोजन को टारगेट करता है।
है, मेमोरी दोनों में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अब कुछ टर्म्स देख लेते हैं। ऑटो इम्यूनिटी का क्या मतलब है कि बॉडी अपने ही सेल पे अटैक कर रहा है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में बॉडी का सेल अपने आप को ही मारने लगता है। देन इम्यूनो डिफिशियंसी, क्या हुआ कि इम्यून सिस्टम वीक हो गया, एड्स के केस में इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। ठीक है, देन एलर्जी, हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है, ओवर रिएक्शन टू हार्मलेस सब्सटेंस, कि एक तो है कि ठीक है हार्मलेस सब्सटेंस आया, उसमें आपका बॉडी रिएक्ट कर रहा है। अब आपका बॉडी अगर ओवरली रिएक्ट करने लगे पॉलन या डस्ट के लिए या किसी भी तरीके के हार्मलेस सब्सटेंस के लिए, तो ये एलर्जी हो गया। ठीक है, तो याद रखना बी सेल क्या है, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी है, यहाँ एंटीबॉडी बनेगा। ह्यूमेरल टी सेल सेल मेडिएटेड है, यहाँ नो एंटीबॉडीज। ठीक है, हेल्पर टी सेल्स क्या है, एक्टिवेट करता है ये बी सेल्स को, जो कि हमने देखा कि एचआईवी के केस में ये ये क्या होता है, वीक हो जाता है। देन साइटोटॉक्सिक टी सेल, ये क्या करता है, इन्फेक्टेड या कैंसरस सेल को मारता है। मेमोरी बी एंड टी सेल, इसके पास लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी होता है। और रेगुलेटरी टी सेल ऑटो इम्यून डिजीज होने से रोकता है। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हर्ड इम्यूनिटी की तरफ। हर्ड इम्यूनिटी क्या है, तो इसको हर्ड इफेक्ट भी कहते हैं, या कम्युनिटी इम्यूनिटी कहते हैं, या पॉपुलेशन इम्यूनिटी कहते हैं, या मास इम्यूनिटी कहते हैं। तो ये एक तरीके का इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन है जो कि अप्लाई होता है कोई कंटागुअस डिजीज है जो बहुत ज़्यादा फैलता है वैसे डिजीज में। मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आपको किसी भी तरीके का इम्यूनिटी आपको नहीं मिला, लेकिन हुआ क्या कि अगर लार्ज पॉपुलेशन है उसी को इम्यून कर दिया गया। ठीक है, जैसे कोविड-19 के केस में जब कोविड ये फैलना कब कम हुआ, जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेट हो गए, तो लार्ज पार्ट ऑफ पॉपुलेशन जब इम्यून हो गया, और अगर किसी को इम्यूनिटी नहीं भी है तब भी जो है उसको डिजीज़ नहीं हो रहा है। मतलब क्या हुआ, जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है वो स्प्रेड अब नहीं हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इम्यून हैं तो उसका फैलना ही बंद हो गया। ठीक है, वो जैसे गया दूसरे के पास, वहाँ वो तो इम्यून है, उसके ऊपर तो कोई असर ही नहीं किया। तो ये प्रोटेक्ट करता है इवन जो नहीं इम्यून है उसको भी। ठीक है, तो अब जैसे समझते हैं कि ये कुछ लोग हैं जैसे कि ये और ये, इनका वैक्सीनेशन किसी भी कारण से नहीं हो पाया। ठीक है, तो पूरी कम्युनिटी यहाँ पे वैक्सीनेटेड है, एवरीवन इज प्रोटेक्टेड इवन दोज हु कांट बी वैक्सीनेटेड ड्यू टू अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन। तो अगर यहाँ पे सारे लोग हैं, ये सारे लोग वैक्सीनेटेड है और ये नहीं भी है, फिर भी ये प्रोटेक्टेड है। ठीक है, तो ये है हर्ड इम्यूनिटी। अब समझते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंटीबॉडीज, हमने देख लिया ऑलरेडी। ठीक है, कि जो है ये वैसे प्रोटीन है जो प्रोटेक्ट करते हैं हमें कैसे, अगेंस्ट एंटीजेंस। यहाँ पे ये क्या करते हैं, बाइंड करते हैं एंटीजन के साथ यूजिंग पैराटॉप वेरिएबल रीजन। तो पैराटॉप के बारे में हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि ये क्या है, एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है प्रेजेंट कहाँ पे, इम्यूनोग्लोबुलिन्स यानी एंटीबॉडीज में। और 5 मेजर तरह का एंटीबॉडीज होता है, IgG, IgM, IgA, IgD, IgE। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है जो IgE है, IgG है जो हम देख चुके हैं, ये सिर्फ ऐसा एंटीबॉडी है जो प्लासेंटा को क्रॉस करता है। ठीक है, और न्यू बॉर्न को अर्ली प्रोटेक्शन देता है, इसीलिए हम क्या कहते हैं, मदर्स फर्स्ट गिफ्ट टू ह्यूमैनिटी। देन इम्यूनोथेरेपी, तो इम्यूनोथेरेपी का क्या मतलब है, ट्रीटमेंट दैट बूस्ट इम्यून सिस्टम, कि ऐसा ट्रीटमेंट जो कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, तो इसको इम्यूनोथेरेपी कहते हैं। मेनली ये कैंसर थेरेपी, मेनली यूज्ड इन कैंसर थेरेपी। ठीक है, कैंसर थेरेपी के टाइम पे इसको जनरली यूज किया जाता है। देन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, तो ये क्या है, लैब मेड आइडेंटिकल एंटीबॉडीज है। इस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है आई गेस लास्ट ईयर 2025 में। तो ये क्या है, लैब मेड आइडेंटिकल एंटीबॉडीज है। ये टारगेट करता है स्पेसिफिक एंटीजन को, जैसे कि कैंसर में, ऑटो इम्यून डिजीज में या वायरल इन्फेक्शन में इसको यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या समझ सकते हैं आप इससे, कि ये लैब में बनाया गया आइडेंटिकल एंटीबॉडी है और ये स्पेसिफिक एंटीजन को जाकर के टारगेट करता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ हम देख चुके हैं। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं ऑटो इम्यूनिटी के तरफ, कि जब ऑटो इम्यूनिटी का सिंपली क्या मतलब है कि व्हेन द बॉडी अटैक्स इटसेल्फ, कि बॉडी खुद ही अटैक करने लगता है। तो ये क्या होता है, मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होता है वो हेल्प करता है डिफ्रेंशिएट करने में कि सेल्फ क्या है वर्सेस फॉरेन सेल क्या है। ठीक है, लेकिन जब ये फेल्योर हो जाता है, नहीं रिकॉग्नाइज कर पाता है, तो बॉडी अपने ही सेल को अटैक करने लगता है। तो अब ऑटो इम्यून डिजीज के पीछे क्या कारण होता है, जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकता है कि म्यूटेशन या इनहेरिटेड ट्रेट्स है कुछ, या अननोन ट्रिगर हो सकता है, इन्वायरमेंटल या अननोन कॉजेज। तो इफेक्ट्स देखिए अगर ऑटो इम्यूनिटी का,
तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बॉडी अपने आप को ही डिस्ट्रॉय कर रहा है मिस्टेकनली, तो इससे क्रोनिक इन्फ्लामेशन, पेन या ऑर्गन का डैमेज हो सकता है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो इसमें बॉडी जो है इम्यून सिस्टम क्या करता है, अटैक कर देता है जॉइंट्स को। अब पढ़ लेते हैं वैक्सीन्स के बारे में। वैक्सीन्स क्या है, तो वैक्सीन्स बायोलॉजिकल प्रिपरेशंस यूज टू प्रिवेंट डिजीज। सिंपल सी बात है कि बायोलॉजिकली वैक्सीन को प्रिपेयर किया जाता है ताकि डिजीज ना हो सके। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, वीकेंड या किल्ड या ये किस चीज़ से, वैक्सीन बना किस चीज़ से होता है, बेसिकली ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बना होता है या उसके टॉक्सिन से बना होता है, लेकिन डायरेक्टली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नहीं डाला जाता है, या तो उसको वीक करके या उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल्ड या मार के। ठीक है, तो फिर ये जाके वैक्सीन क्या करेगा, इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करेगा और जाकर के फिर प्रोड्यूस करेगा एंटीबॉडीज और मेमोरी सेल को, या तो इंजेक्शन के थ्रू दिया जाएगा, ओरल या नेजल स्प्रे के थ्रू। अब एक्टिव वैक्सीनेशन क्या है, मतलब ट्रेन करना इम्यून सिस्टम को, ये एक्टिव वैक्सीनेशन है। ठीक है, वैक्सीनेशन का सिंपल मतलब हमने क्या देखा कि कंट्रोल्ड एक्सपोजर टू एंटीजन टू बिल्ड इम्यूनिटी। ठीक है, कि हमारे बॉडी में हम क्या कर रहे हैं, जानबूझ के कंट्रोल्ड वे में एंटीजेंस को डाल रहे हैं। ठीक है, ताकि इम्यूनिटी बन सके। तो यहाँ पे एंटीजेनिक प्रोटीन्स को यूज़ किया जाता है और वीकेंड और इनएक्टिवेटेड पैथोजेंस को यूज़ किया जाता है। तो ये वर्क कैसे करता है, तो सबसे पहले वैक्सीन को बॉडी में डाला गया, बॉडी ने डिटेक्ट कर लिया कि भाई ये तो बाहर से आया है, कुछ फॉरेन पार्टिकल है, एंटीजन है ये। देन इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस कर दिया एंटीबॉडीज़। ठीक है, मेमोरी बी और मेमोरी टी सेल यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो जब फ्यूचर में एक्सपोज कभी होगा तो बॉडी क्विकली रिकॉग्नाइज कर देगा और उस पैथोजन को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये हो गया वैक्सीनेशन का पूरा मतलब, क्यों वैक्सीनेट किया जाता है। ठीक है, देन बेनिफिट क्या है वैक्सीनेशन का, कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए। तो यस, डेफिनेटली ये प्रिपेयर करता है इम्यून सिस्टम बिफोर रियल इन्फेक्शन की। अभी रियल इन्फेक्शन आया ही नहीं है और हमारा इम्यून सिस्टम तैयार है कि तुम आओ तो सही, मार गिराने के लिए हम तैयार हैं। ठीक है, देन ये प्रोवाइड करता है लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी ड्यू टू मेमोरी सेल्स। वैक्सीनेशन का मतलब क्या हो गया, इम्यूनिटी विदाउट इन्फेक्शन, कि हमने इम्यूनिटी डाल दिया, इन्फेक्शन हो सकता है आए भी नहीं भी आए। देन पैसिव वैक्सीनेशन क्या है, ये इंस्टेंट इम्यूनिटी है, इसके लिए वेटिंग नहीं करना है। ठीक है, तो जो परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज है उसको डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है बॉडी में, ये इमीडिएटली काम करता है। ठीक है, जैसे हमने देखा कि अनलाइक एक्टिव वैक्सीनेशन जो कि कुछ टाइम लेगा डेवलप करने में इम्यूनिटी, ये सीधा ही डाला जाता है ताकि तुरंत इमीडिएटली काम करे। ठीक है, तो कब यूज़ किया जाता है पैसिव इम्यूनाइजेशन को, जैसे टेटनस के इन्फेक्शन में कि अभी ना क्विक रिस्पॉन्स की ज़रूरत है, या स्नेक बाइट्स के केस में, या रेबीज़ या हेपेटाइटिस के केस में, ये सब हो गया। और जो पैसिव वैक्सीनेशन है इसका सिंपली क्या है, इसमें कोई मेमोरी सेल फॉर्म नहीं होता है और शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, और ओवर टाइम एंटीबॉडीज क्या होता है, डिग्रेड हो जाता है। ठीक है, एक्टिव और पैसिव वैक्सीनेशन का हमने देख लिया कि इंजेक्ट क्या किया जाता है। तो एक्टिव में इंजेक्ट किया जाता है एंटीजेंस, मतलब जो वीकेंड और डेड जर्म्स है, एंड पैसिव में इंजेक्ट क्या किया जा रहा है, एंटीबॉडीज, एकदम रेडीमेड एंटीबॉडी प्रोवाइड कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि एंटीजेंस जाएगा तब जाके एंटीबॉडीज बनेगा, और यहाँ पे एंटीबॉडीज को पैसिवली डाल दिया जाता है। ठीक है, देन इम्यून सिस्टम का रोल क्या है कि एक्टिवली फिर यहाँ एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगा क्योंकि एंटीजन डाला गया है, और यहाँ पे एंटीबॉडी इनएक्टिव रहेगा। तो ऑनसेट ऑफ एक्शन अगर देखें तो ये डिलेड हो सकता है, 2 से 4 वीक इसको लग सकता है, और ये इमीडिएटली वर्क करना शुरू कर देगा। मेमोरी देखें तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म मेमोरी बनेगा, यहाँ पे मेमोरी नहीं बनेगा, टेम्परेरीली होता है। प्राइमरी यूज़ क्या है इसका, प्रिवेंशन के लिए, प्रोफाइलैक्सिस कि नहीं होने देंगे किसी डिजीज़ को, इसलिए डाला जा रहा है। और ये इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए कि अब तो हो चुका है तो यहाँ पे इसको इमीडिएट प्रोटेक्शन चाहिए इसलिए। देन अब समझते हैं कि एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन की, जैसे हमने वैक्सीन किसी को दिया तो इम्यूनाइजेशन के बाद क्या हो सकता है, कुछ एडवर्स इफेक्ट आ सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एनी अनटुवर्ड मेडिकल अकरेंस आफ्टर वैक्सीनेशन, कि कुछ भी ऐसा अचानक से कुछ हो रहा है वैक्सीन देने के बाद, तो यहाँ पे मे और मे नॉट हैव कॉजल लिंक विद वैक्सीन। तो हो सकता, जरूरी नहीं कि वैक्सीन से ही रिलेटेड है, हो सकता है नहीं भी हो सकता है। तो इसमें माइनर, सीरियस और कोइंसिडेंटल इवेंट्स भी हो सकता है। तो की प्रिंसिपल क्या है कि कोई भी वैक्सीन ना तो 100% सेफ है, ना ही 100% इफेक्टिव है। ठीक है, और जो भी साइड इफेक्ट्स जनरली होता है तो माइल्ड और टेम्परेरी होता है, जैसे फीवर, पेन, स्वेलिंग, ये सब आता है। ठीक है,
देन लेकिन बाद में जाकर के ये क्या करता है, बेनिफिट करता है। तो वैक्सीन के बाद कभी कभी आप देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत हो सकता है बॉडी इसमें क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है। तो क्लासिफिकेशन अगर देखें AEFI का WHO के अकॉर्डिंग, तो क्या क्या है, वैक्सीन प्रोडक्ट रिलेटेड रिएक्शन, ठीक है, कि इनहेरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वैक्सीन, हो सकता है कि जो वैक्सीन का प्रॉपर्टीज है उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो माइल्ड फीवर, लोकल रैश, सोरनेस, ये सब हो सकता है। देन वैक्सीन क्वालिटी डिफेक्ट रिलेटेड रिएक्शन, कि वैक्सीन के क्वालिटी में ही डिफेक्ट है इसीलिए कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में, स्टोरेज में और ट्रांसपोर्ट में ही कुछ डिफेक्ट था, तो कंटामिनेशन या कोल्ड चेन के फेलियर की वजह से भी हो सकता है कुछ इशू हो, ठीक है। इम्यूनाइजेशन एरर रिलेटेड रिएक्शन, ठीक है, तो यहाँ पे प्रोग्रामेटिक एरर हो सकता है कि रॉन्ग डोज दे दिया गया, रॉन्ग साइट या अनसेफ इंजेक्शन दे दिया गया, तो इसके वजह से हो सकता है। देन इम्यूनाइजेशन एंजाइटी रिलेटेड रिएक्शन, कि साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स है ये, फेंटिंग या हाइपर वेंटिलेशन या वॉमिटिंग, ये वैक्सीन की वजह से नहीं हो रहा है, ये जो है एंजाइटी की वजह से हो रहा है। देन को इंसिडेंटल इवेंट्स, कि ये कब होता है, हैपेंस आफ्टर वैक्सीनेशन बट अनरिलेटेड, तो क्या है कि जैसे किसी को वैक्सीन दिया और कोई चीज़ हुआ, लेकिन मतलब इसका ये कोइंसिडेंट है, मतलब कि ठीक है एक इत्तेफाक हो गया, पर ऐसा इसका वैक्सीन के साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो एग्जाम्पल क्या है, अंडरलाइंग इलनेस अपेयरिंग सेम टाइम, कि आप पहले से ही बीमार हैं और हो सकता है वैक्सीन आपने लिया और वो चीज़ भी आ गया। तो बेसिकली ये इतना हम डिटेल में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, PYQ में अगर आप देखेंगे कि दिस वैक्सीन, ऐसे कोई भी वैक्सीन का नाम रहेगा, हैज़ नो साइड इफेक्ट, ठीक है, तो ये कोई भी वैक्सीन का जनरली ऐसा नहीं है कि कोई भी वैक्सीन ऐसा है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है, तो ये याद रखना है, इसीलिए स्टेटमेंट गलत होता है कि हम क्या कह रहे हैं कि इस वैक्सीन का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। क्या हमने सबको लगा के देख लिया कि किसी का कोई भी साइड इफेक्ट किसी भी पर्सन को नहीं है, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत होता है। तो हमने इसीलिए इसको पढ़ा कि वैक्सीन का साइड इफेक्ट होता है, ठीक है। तो ये लाइन आपको याद रखना है कि ना ही कोई वैक्सीन 100% सेफ है, ना ही कोई वैक्सीन 100% इफेक्टिव है, ठीक है। देन अगर सीवियरिटी देखें तो माइनर हो सकता है, सीवियर हो सकता है या सीरियस हो सकता है। माइनर में वही थोड़ा बहुत कुछ पेन वेन होगा, पेन, रेडनेस या लो फीवर, एंड देन सीवियर में हाई फीवर, परसिस्टेंस, क्राइंग या सीजर, ये सब रेयर है, पर हो सकता है कि सीवियर हो जाए, और सीरियस में तो इतना हो जाए कि हॉस्पिटलाइजेशन करने की ज़रूरत पड़े, डेथ भी हो जाए। वेरी रेयर, वेरी 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 रेयर, पर हो सकता है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स बाय रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किस तरीके से आप दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी वैक्सीन है। जैसे इंट्रामस्कुलर, तो मसल्स में दिया जा रहा है, जैसे हेपेटाइटिस, DPT या कोवैक्सीन। सब क्यूटेनियस है, जो कि फैट लेयर में दिया जा रहा है, अंडर स्किन, जैसे MMR, मिजल्स, मम्स और रुबेला का। देन येलो फीवर। ओरल वैक्सीन की माउथ से दिया जा रहा है, लिक्विड ड्रॉप्स, ठीक है, ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है, ये क्या है, ये ओरल पोलियो वैक्सीन है, तो ये कैसे दिया जा रहा है, माउथ से दिया जा रहा है। या रोटा वायरस का। देन नेजल या इंट्रानेजल स्प्रे भी किया जा सकता है नोज में, जिसको म्यूकोजल इम्यूनिटी हम कहते हैं, ठीक है। फ्लू मिस्ट, BVV 154, तो मतलब इस तरीके से काफ़ी सारा हो सकता है वैक्सीन का तरीका। देन इंट्रावेनस, जो ये रेयर है इंजेक्शन, रेयर फॉर वैक्सीन, पर हो सकता है कि वेन में डायरेक्टली दिया जा रहा हो, इंजेक्ट किया जा रहा हो वेन में, तो ये मोस्टली एक्सपेरिमेंटल रिसर्च स्टेज में है। जनरली हम देखते हैं इंट्रामस्कुलर या सबक्यूटेनियस वैक्सीन है। ओरल OPV हमने देखा पोलियो के लिए, ठीक है। द नेजल और इंट्रानेजल ये भी हो सकता है। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स, की वैक्सीन्स कितने कितने तरीके का हो सकता है पैथोजन के बेसिस पे। सबसे पहले वीकेंड या लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन, अच्छे से समझते हैं क्या है ये सब कुछ, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल चीज़ है, इसीलिए मैं अपने साइड से ट्राई कर रही हूँ हर चीज़ों को सिंप्लीफाई करने का। तो आपके लिए बेस्ट वे क्या है, आप कैसे बेस्ट वे से यूटिलाइज कर सकते हैं इन सारे नोट्स और लेक्चर्स को। तो एक तो इसमें PYQ वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड है, तो आपको इशू नहीं है। आप जब दोबारा PYQ सॉल्व करेंगे तो मे बी आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको करना क्या है, आप पेन पेपर लेकर बैठिए और आप बस जो चीज़ आपको समझ में आ रहा है ना, उस चीज़ को आप नोट करते जाइए, सब कुछ नोट मत कीजिए। जस्ट जो जैसे टाइप्स ऑफ वैक्सीन, फिर यहाँ पे आपने लिखा वीकेंड या लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, ठीक है। उसके बाद उसका जो मेन बेस चीज़ है कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आप लिख सकते हैं कि लाइव बट वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इस तरीके से छोटा छोटा आप नोट्स बनाते जाइए, तो आपके लास्ट मिनट रिवीजन के लिए भी
भी यूज़फुल होगा। मतलब रफ में आप बनाते जाइए, ये मत सोचिए हैंडराइटिंग कैसा हो रहा है कैसा नहीं, बस आपको बेसिकली समझना है, ठीक है। तो लेक्चर को देखते देखते ही साथ के साथ आप कर लीजिए, ठीक है। मतलब अगर आप स्पीड में देख रहे हैं तो आप थोड़ा सा स्पीड मतलब नॉर्मल करके देख सकते हैं, और आप अगर साथ के साथ आप लेक्चर बना लेते हैं, और ये नहीं कि आपको बहुत बड़ा नोट्स बनाना है, नहीं, बस आपको जो मेन हेडिंग है उसको लिखना है, देन जो क्या चीज़ है वो, ठीक है, वो लिखना है आपको, बस दैट्स इट। और जिस चीज़ पे मैं इम्फेसिस कर रही हूँ तो उस चीज़ को भी आप नोट डाउन, मतलब जो आपको बेसिकली समझ में आ रहा है आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपको फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ फिर काफ़ी ज़्यादा बड़ा लगने लगेगा बाद में, तो आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो वीकेंड और लाइव, हाँ, तो समझते हैं टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स। पैथोजन के बेसिस पे वैक्सीन कितने तरीके का हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वीकेंड या लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, अब ये क्या है। तो इसमें क्या रहेगा कि वैक्सीन में हमने देखा कि क्या है कि वैक्सीन में कोई ना कोई हम एंटीजन डाल रहे हैं, पैथोजन डाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लाइव बट वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, की माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो डाल रहे हैं, तो क्या सेम हम कहीं से भी उठा के उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डाल रहे हैं, नहीं, उसको वीक किया जा रहा है, ठीक है। जिंदा है पर वीक किया जा रहा है। तो ये स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, और ये नेचुरल इन्फेक्शन को मिमिक करेगा। तो फीचर अगर देखें तो ये स्ट्रॉन्ग लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी है, 1 से 2 डोजेस के बाद जो है मिल जाएगा, और इसमें सेल मेडिएटेड और ह्यूमरल इम्यूनिटी है। एग्जाम्पल्स मिजिल्स, मम्स, रूबेला के लिए MMR या OPV, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें आपका लाइव या वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म था। रोटा वायरस या वेरिसेला, येलो फीवर, ये सब के लिए लिमिटेशन क्या है कि अगर कोई लाइव दे रहे हैं है ना हम, तो अगर कोई किसी का इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है या प्रेग्नेंट वीमेन है या ठीक है, तो ऐसे लोगों को हम नहीं दे सकते हैं इस वैक्सीन को, क्योंकि ये लाइव है इस वजह से, ठीक है। तो जिसका इम्यूनिटी अच्छा नहीं है तो उसके लिए सही नहीं होता है। देन इसके लिए कोल्ड चेन जरूरी है, ठीक है। इसको मतलब क्या है, इसको एक प्रीफरेबल टेम्परेचर चाहिए होता है, तो उसके लिए इसको कोल्ड चेन एसेंशियल है। देन इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, तो इसमें नाम से आपको पता चल रहा है कि इसमें इनएक्टिवेट किया गया है, तो इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसको मार के डाला जाता है, ठीक है। किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसमें होता है, और ये रेप्लिकेट नहीं करेगा। कैसे रेप्लिकेट करेगा, किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, डेफिनेटली अगर किल्ड है तो क्या रेप्लिकेट करेगा, तो ये सेफर है, लेकिन इसको फिर से देना पड़ेगा बार बार, क्योंकि ये किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना इसमें, तो बूस्टर डोज इसमें देना पड़ेगा। और इसका इम्यून रिस्पॉन्स जो है वीकर होगा लाइव वाले से, क्योंकि लाइव वाले में आप क्या कर रहे हैं, लाइव ही दे रहे हैं वीक करके। तो यही यहाँ पे हम देखते हैं इनएक्टिवेटेड, मतलब यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार करके किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाला गया है। फीचर अगर देखें तो ये सेफ किसके लिए है, तो जिसका इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है या एल्डरली है उन लोगों के लिए वैक्सीन अच्छा है, और ये वीकर या शॉर्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा लाइव वैक्सीन से। तो बूस्टर डोज की यहाँ पे ज़रूरत होती है। एग्जाम्पल रेबीज़ के केस में, IPV के केस में, हेपेटाइटिस A या HPV के केस में, ठीक है। तो इस टाइप से ये सारे चीज़ में क्या होता है, इन सब का जो वैक्सीन होता है वो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होता है। देन सब यूनिट वैक्सीन्स, ठीक है। ये यहाँ पे सब यूनिट वैक्सीन्स में क्या होता है, सब और यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक प्रोटीन या टॉक्साइड्स जो पैथोजन का है वो होता है, ठीक है। एंटीजेनिक पार्ट्स होता है इसमें, मतलब कि सिर्फ एंटीजेनिक पार्ट जो रहेगा पैथोजन का वो रहेगा, पूरा का पूरा होल ऑर्गेनिज्म इसमें नहीं डाला जा रहा है, मतलब उसका जो स्पेसिफिक पार्ट है वो है सब यूनिट, ठीक है। याद रखना है कि वैक्सीन पैथोजन का स्पेसिफिक पार्ट है, इसमें प्रोटीन या टॉक्साइड वाला पार्ट है। तो फीचर अगर देखें तो ये बहुत सेफ और स्टेबल है, इसका साइड इफेक्ट कम है, किसका, सब यूनिट का, और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड के लिए भी ये सूटेबल है। लिमिटेशंस अगर देखें तो इसमें एडजुवेंट्स चाहिए होता है। अब एडजुवेंट्स क्या है, सब्सटेंसेस एडेड टू वैक्सीन टू स्ट्रेंथ इम्यून रिस्पॉन्स, की इस इम्यून रिस्पॉन्स के लिए इसमें सब्सटेंस को ऐड करना पड़ता है, और बूस्टर डोज की भी ज़रूरत होती है। तो सब यूनिट हेपेटाइटिस B के लिए वैक्सीन, सब यूनिट वैक्सीन है HPV के लिए, ए सेल्यूलर पर्ट्यूसिस के लिए, न्यूमोकोकल या मेनिंजोकोकल, ठीक है, इन सारी चीज़ों के लिए। देन रिकम्बिनेंट जोस्टर सिंगल्स के लिए,
सीगल्स के लिए टेटनस, डिप्थेरिया, इन सारे केस में। तो आपको बेसिकली अगर ये सब याद भी नहीं रहे कि कौन कैसा वैक्सीन है, इतना प्रॉब्लम में मतलब नहीं पड़ना है कि हाँ ठीक है एकदम से याद कर रहे हैं कि हेपेटाइटिस बी क्या है, सब यूनिट है, ठीक है। अगर इतना भी याद नहीं हो रहा है तो आपको बेसिक पता होना चाहिए। जब आपको बेसिक पता रहेगा ना तो आप एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे, अगर आपको सारे के सारे फैक्ट्स याद ना भी रहे, ठीक है। कि इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं कि सब यूनिट वैक्सीन क्या है, इसमें स्पेसिफिक प्रोटीन या टॉक्साइड्स है पैथोजेंस का, पूरा का पूरा पैथोजन नहीं है, ठीक है। ये हो गया। देन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वैक्सीन्स क्या है, तो यहाँ पे नाम से पता चल रहा है कि यहाँ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया होगा। तो जेनेटिक मटेरियल जो है पैथोजन का यूज़ किया गया है, जो फिर ये क्या करेंगे, फिर अंदर जब इसको डाला जाएगा ये अंदर जाएंगे, एंटीजन प्रोड्यूस करेंगे विदाउट कॉजिंग डिजीज कॉज नहीं करेंगे लेकिन एंटीजन अंदर प्रोड्यूस करेंगे। तो ये क्या होगा, सेफ और टारगेटेड होगा, क्योंकि हम जेनेटिक मटेरियल मतलब जेनेटिकली इंजीनियर करके बनाया जा रहा है, तो ये क्या है, सेफ और टारगेटेड होगा। तो एग्जाम्पल हेपेटाइटिस बी या HPV, ठीक है। देन कंजुगेट वैक्सीन, कंजुगेट वैक्सीन क्या है, ये सब यूनिट वैक्सीन का ही एक टाइप है, जिसमें कि कंबाइन करते हैं, एक वीक एंटीजन होता है और एक स्ट्रॉन्ग एंटीजन होता है, ठीक है। और ये स्ट्रॉन्ग एंटीजन कैसे होता है, एज ए कैरियर, सो दैट इम्यून सिस्टम हैज़ स्ट्रॉन्गर रिस्पॉन्स टू द वीक एंटीजन। मतलब यहाँ दो वैक्सीन को कंबाइन किया जा रहा है, एक वीक एंटीजन, ठीक है, और एक स्ट्रॉन्ग एंटीजन को कैरियर की तरह डाला जा रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्गर रिस्पॉन्स दे पाएगा। तो ये क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा इम्यून रिस्पॉन्स को, यहाँ पे टी सेल को, हेल्पर टी सेल को एक्टिवेट करेगा। स्पेशली इफेक्टिव किसके लिए होता है, यंग चिल्ड्रन या इन्फेंट्स के लिए, ठीक है। और इसको यूज़ कहाँ किया जाता है, अगेंस्ट इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, जैसे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी के केस में, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के केस में, निजेरिया मेनिंजाइटिस के केस में, इन सारे केस में यूज़ किया जाता है, ठीक है। देन बेनिफिट क्या है, लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्शन ये प्रोवाइड करेगा, और यहाँ पे जो है निमोनिया वगैरह रिड्यूस होगा, मेनिंजाइटिस का बर्डन कम किया जा सकता है, ठीक है। देन न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन, सिंपल, इसमें क्या किया जा रहा है, न्यूक्लिक एसिड मतलब जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए को यूज़ किया जा रहा है। डीएनए वैक्सीन में प्लाज्मिड डीएनए का यूज़ किया जाएगा, और एमआरएनए वैक्सीन, अब एमआरएनए वैक्सीन को समझ लेते हैं। तो एमआरएनए वैक्सीन में क्या किया जाता है कि ये सेल को क्या करता है, सपोज जिसको भी दिया गया, सपोज आपको एमआरएनए वैक्सीन पढ़ा, तो ये आपके सेल को क्या करेगा, सिखाएगा कि क्या करना है, प्रोटीन बनाना है, एक पीस ऑफ प्रोटीन बनाना है, जो क्या करेगा, ट्रिगर करेगा इम्यून रिस्पॉन्स और क्रिएट करेगा एंटीबॉडी, ताकि वायरस के साथ फाइट कर सके विदाउट यूजिंग द एक्चुअल वायरस, बिना एक्चुअल वायरस को यूज़ करे, ठीक है। जैसे कि कोविड-19 वैक्सीन एमआरएनए वैक्सीन था, जिसमें क्या किया, तो ये सेल्स को क्या किया, टीचेज सेल्स टू मेक कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन टू बिल्ड प्रोटेक्शन। तो इसमें क्या किया गया, कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन जो है ये बनाने लगा प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। तो एमआरएनए वैक्सीन क्या है, ये सेल को सिखाता है कि किस तरीके से प्रोटीन जो है बनाना है, और वो फिर ट्रिगर करेगा इम्यून रिस्पॉन्स को, ये क्रिएट करेगा एंटीबॉडीज, फिर जाके वो फाइट करेगा वायरस से, ठीक है। तो ये कैसे काम करते हैं, वर्क बाय डिलीवरिंग इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन ये प्रोवाइड करेंगे और अलाउ करेंगे इम्यून सिस्टम को कि रिकग्नाइज करो और फाइट करो रियल पैथोजन से, अगर वो आता है तो, ठीक है। तो इसमें जो है विथ रेयर साइड इफेक्ट्स लाइक मायोकार्डाइटिस पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ साइड इफेक्ट्स है। देन मैकेनिज्म क्या है, ये डिलीवर कैसे करेगा, वाया लिपिड नैनो पार्टिकल्स और सेल्स प्रोड्यूस एंटीजन। तो ये सेल्स प्रोड्यूस क्या करेगा, एंटीजन, एडेप्टिव इम्यूनिटी प्लस मेमोरी, ठीक है। जैसे कि फाइजर और मॉडर्ना, इन कोविड-19 के टाइम में काफ़ी ज़्यादा एमआरएनए वैक्सीन प्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। तो इसमें एक फैक्ट याद रखना है कि ये एंटर नहीं करता है न्यूक्लियस में और ऑल्टर नहीं करता है डीएनए को, ये एमआरएनए वैक्सीन है। और जो जेमकोवैक 19 है, ये इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस एमआरएनए कोविड-19 वैक्सीन जो है था। देन एक पॉलीसैकेराइड वैक्सीन देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट या शुगर एंटीजेंस इसमें होता है। देन इसमें होता क्या है,
तो पॉलीसैकेराइड नाम से पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट या शुगर एंटीजेंस है इसमें, तो इसका इम्यून रिस्पॉन्स कैसा रहेगा, वीक ही होगा, वीकर इम्यून मेमोरी होगा। और ये इन्फेंट्स में, बच्चों में काफ़ी लेस इफेक्टिव है, ठीक है। यूजुअली ये कोई स्ट्रॉन्ग टी सेल रिस्पॉन्स नहीं देता है, याद रखना है। पॉलीसैकेराइड वैक्सीन का मतलब यहाँ कार्बोहाइड्रेट या शुगर एंटीजेंस है, ठीक है। देन ये हमने अच्छे से देख लिया, और डीएनए वैक्सीन के बारे में भी हमने देख लिया। जरा सा थोड़ा सा हम देख लेते हैं डिटेल में कि इसका क्या जो है फंक्शन हो सकता है, कैसे ये काम कर सकता है। तो डीएनए वैक्सीन में क्या होता है, जो प्लाज्मिड डीएनए होता है ये कैरी करता है एंटीजन जीन, और इसको इंजेक्ट किया जाता है इंट्रामस्कुलरली, और समटाइम्स जो है इलेक्ट्रोपोरेशन को यूज़ किया जाता है ताकि एंट्री किया जा सके प्लाज्मिड डीएनए को सेल के अंदर, ठीक है। मतलब प्लाज्मिड डीएनए को जो कि कैरी कर रहा है एंटीजन, उसको सेल के अंदर डाला गया, फिर बॉडी जो है प्रोड्यूस करेगा एंटीजन प्रोटीन, इम्यून रिस्पॉन्स प्लस मेमोरी प्रोवाइड करेगा। एडवांटेज क्या है, स्टेबल, नो अल्ट्रा कोल्ड स्टोरेज की ज़रूरत नहीं है, कॉस्ट इफेक्टिव है। लिमिटेशन अगर देखें तो लोअर इम्यूनोजेनिसिटी है, मतलब यहाँ पे बार बार बूस्टर डोज या एडजुवेंट्स का ज़रूरत पड़ेगा, एग्जाम्पल जाइकोव-डी, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पूरा देख लिया, अब कल हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।